रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। तो आज का हम लोग का पाठ कहाँ तक था, मतलब कहाँ तक कल का पढ़े थे पाठ? समाहारः स्वरितः, ठीक है ना। समाहारः स्वरितः आप लोगों को सूत्रवृत्ति याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाहारः स्वरितः सूत्र तक हमने पढ़ा। इधर आ जाओ, मतलब ले जाओ, इधर देखना पड़ रहा है, इसे देखें। तुम तीन लोग उधर पीछे आ जाओ। तो समाहारः स्वरितः सूत्र है, ठीक है। समाहारः स्वरितः का अर्थ क्या है? उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाहीयेते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। यानी कि जिसमें, जिस अच में, किसमें, जिस अच में थोड़ा सा उदात्तत्व भी हो और थोड़ा सा अनुदात्तत्व भी हो, उस अच को क्या कहा जाएगा? स्वरित। उस अच को क्या कहा जाएगा? स्वरित, ठीक है ना। जैसे मान लो अच कितने होते हैं? अच कितने होते हैं? 9 होते हैं ना। अ ई उ रिल री ए ओ आई औ को अच कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अच। इसलिए अच कितने होते हैं? 9। अच कितने होंगे? 9। और उन 9 अचों का ही ये भेद होता है। उन अचों का ही भेद होता है। पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत उसका भेद होता है, उसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद होता है। तो ह्रस्व के उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ के उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लुत के उदात्त अनुदात्त स्वरित, कितने हो गए? 9 हो गया ना। यानी कि एक अच 9 प्रकार का हो गया। एक अच कितने प्रकार का हो गया? 9 प्रकार। कौन वो 9 प्रकार है? पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत कर लेना, फिर ह्रस्व को 3 भागों में, दीर्घ को 3 भागों में और प्लुत को 3 भागों में, ठीक है। ह्रस्व इसको बोला जाता है ह्रस्व उदात्त अ, ह्रस्व अनुदात्त अ, ह्रस्व स्वरित अ। फिर दीर्घ में आना, दीर्घ उदात्त अ, दीर्घ अनुदात्त अ, दीर्घ स्वरित अ। फिर प्लुत में, प्लुत उदात्त अ, प्लुत अनुदात्त अ, प्लुत स्वरित अ। ये 9 हो गया कि नहीं? इसलिए देखिए समाहारः स्वरितः की वृत्ति में लिखा है कि सह नवविधोपि। क्या लिखा है? सह से सह का मतलब होता है वह। सह का मतलब क्या होता है? वह। अब वह से क्या लेना? अच को। सह से क्या लेना है? अच। यानी कि वह अच। अब वह अच अब कितना हो चुका है? 9 हो चुका है। कितना हो चुका है? 9। इसलिए लिखा है नवविधः अपि। क्या लिखा है? यानी वह अच 9 प्रकार का होता हुआ भी, वह अच 9 प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येकम, प्रत्येक, प्रत्येक को लेना। जैसे कि ह्रस्व उदात्त अ, ये एक अलग बन चुका है। ह्रस्व अनुदात्त अ अलग, ये प्रत्येक को लेना है, इसलिए प्रत्येकम शब्द का प्रयोग किया। प्रत्येकम मतलब होता है एकम, एकम प्रतीति प्रत्येक। जैसे हम कहते हैं अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी दिन तुम नागा नहीं कर सकते। यदि एक भी दिन आप अनुपस्थित हो गए तो आप प्रतिदिन शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। अगर 30 दिन विद्यालय है, मान लो 30 दिन की अवधि है, उसमें आपने 30 दिन गए, तो आप कह सकते हैं कि अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गतवान, मैं प्रतिदिन विद्यालय गया। लेकिन अगर आपने एक भी दिन, 29 दिन गए, एक दिन नागा कर दिया, तो प्रतिदिन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि समास तभी होता है जब संबंध रहता है, मतलब आपका दिन के दिन और जाना दोनों का संबंध पूरा बना रहे, तभी ये समास होता है। तो कहने का मतलब ये है प्रत्येकम का अर्थ हो गया प्रत्येक, एक एक। प्रत्येक मतलब एकम, एकम प्रति, इसका लौकिक विग्रह होता है। क्या होता है? यानी कि एक एक जो तुम बनाए हो पूरा 9 प्रकार के आकार को, एक आकार 9 बन चुका है कि नहीं बन चुका है? 9 बना है, तो उसमें एक एक जो है वो उसका भेद कर रहे हैं। कह रहे हैं उसमें एक अनुनासिक होगा, एक अननुनासिक होगा। एक क्या होगा? अनुनासिक। एक क्या होगा? अननुनासिक। अब उसमें तुमको बस अनुनासिक 9 तो बना दिए हो ना, उस 9 में एक अनुनासिक जोड़ दीजिए, और एक ऐसा बनाइए जिसमें अननुनासिक जोड़िए। तो एक में अनुनासिक जोड़ेंगे तो 9 ऑटोमेटिकली बना हुआ है, उसमें अनुनासिक जोड़ दीजिए तो 9 ही रहेगा। लेकिन जब अननुनासिक बनाएंगे तो फिर एक और 9 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो 9 और 9 मिलकर कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे? 18। इसलिए लिखा है सह नवविधोपि, वह अच 9 प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येकम माने प्रत्येक, अनुनासिकत्व, क्या लिखा है? प्रत्येकम अनुनासिकत्व, यानी कि प्रत्येक अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आया कुछ? अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व, दीर्घ संधि कर दिया है। अनुनासिकत्वा ननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा,
भ्याम मतलब से, भ्याम मतलब से। तो अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व के भेद से द्विधा माने दो प्रकार के होते हैं। कौन दो प्रकार के होते हैं? अच, अच द्विधान में करो, इधर से अच ले लो और अंतिम का द्विधा पकड़ लो कि अच दो प्रकार के होते हैं। फिर कहोगे वो दो प्रकार कौन कौन है, तो बीच में आ जाओ अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व के भेद से, यानी कि अनुनासिक और अननुनासिक ये दो अच होते हैं। कितने अच होते हैं? दो। अच तो दो ही होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक, लेकिन 9 प्रकार का बना चुके हो ना पहले, तो वो जब 9 प्रकारों को अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से बांटोगे तो 18 हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? यानी कि अच जो है पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत में बांटना, जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत में बांट दिया जाएगा उसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित बांटना, प्रत्येक को बांटोगे, इसलिए लिखा था वहाँ भी कि प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, प्रत्येक उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार का है। उसके बाद जब प्रत्येक को बांट दिए 3-3 तो 9 हो गए। अब उस 9 को अनुनासिक कर दो और एक अननुनासिक कर दो। अब कैसे बोलोगे? अभी बोल रहे थे ह्रस्व उदात्त अ, क्या बोल रहे थे? अब उसमें अनुनासिक जोड़िए, तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ। अब ये पूरा फाइनल हो रहा है क्योंकि आकार के भेद कितने होते हैं? 18। अब 18 जान चुके हो क्या क्या भेद है। ये तो आपको पता चल गया कैसे भेद बांटा गया है, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत बांटना है, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित बांटना है, फिर अनुनासिक और अननुनासिक बांटना है। लेकिन बोलना कैसे, क्रम कैसे है, कैसे बोलोगे कि ये एक अ है? समझ में आया? जैसे जानना अलग चीज़ होता है और किसी चीज़ को बोलना या व्यक्त करना अलग चीज़ होता है कि नहीं होता है? तो यदि आपसे कोई पूछे आकार के कितने भेद होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। आकार के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते। बोलो 18। कितने होते हैं? 18। नहीं पता है? अच्छा ठीक है, जान जाओगे, प्रथम बार पढ़ रहे हो ना, इतना जान के रखिए कि आकार के कितने भेद होते हैं? 18। ठीक है ना? तो अब वो 18 भेद कैसे होगा? तो पहले ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ बोलोगे, पहला भेद ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ, फिर अनुदात्त में आ जाओ, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक अ, फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक अ। ये 3 हो गया कि नहीं हो गया? जी। अब इसके बाद आ जाओगे फिर से दीर्घ में, दीर्घ उदात्त अनुनासिक अ, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक अ, दीर्घ स्वरित अनुनासिक अ। ये हो गया 3। और प्लुत उदात्त अनुनासिक अ, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक अ, प्लुत स्वरित अनुनासिक अ। ये 9 हो गए। अब अननुनासिक वाले में चलो, अब वहाँ बोलोगे ह्रस्व उदात्त अननुनासिक अ, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक अ, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक अ। इसी तरह दीर्घ उदात्त अननुनासिक अ, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक अ, दीर्घ स्वरित अननुनासिक अ, प्लुत उदात्त अननुनासिक अ, प्लुत उदात्त अननुनासिक अ, प्लुत स्वरित अननुनासिक अ। हुआ 18 प्रकार का। अब इस तरह से ना बोल के आप इस तरह से बोलो, जैसे बोल रहे थे हम लोग ना, उसमें क्या कर रहे थे कि पूरा अनुनासिक को अलग, पूरा अननुनासिक को अलग, ऐसे नहीं होता है। पहले बोलेंगे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ, अब इसी में अननुनासिक को बोल देना कि ह्रस्व उदात्त अननुनासिक अ। समझ में आया? जैसे ह्रस्व उदात्त जो है वो 2 प्रकार का हो गया, एक अनुनासिक एक अननुनासिक के भेद से, तो यही भेद कर दो। अब देखो कैसे गिनोगे, 18 गिन लोगे। बोलोगे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक अ, दीर्घ उदात्त अनुनासिक अ, नहीं ह्रस्व में ही अभी चलना है। देखो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक अ, फिर ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक अ, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक अ, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक अ, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक अ, दीर्घ उदात्त अनुनासिक अ, दीर्घ उदात्त अननुनासिक अ, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक अ, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक अ, दीर्घ स्वरित अनुनासिक अ, दीर्घ स्वरित अननुनासिक अ, प्लुत उदात्त अनुनासिक अ, प्लुत उदात्त अननुनासिक अ, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक अ, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक अ, प्लुत स्वरित अनुनासिक अ, प्लुत स्वरित अननुनासिक अ। समझ में? बहुत इजी है, बस समझने की बात है। ठीक है ना? जिसको समझ में आ गया वो बोल लेगा। और नीचे लिखा भी है, देखिए एकदम क्रम से यही चीज लिखा है। इसको पलटो पेज को, देखो लिखा है ना, ह्रस्वादि भेदा, दीर्घ भेदा, प्लुत भेदा। ह्रस्व भेदा में क्या क्या लिखा है?
अनुदात्तानुनासिकः अनुदात्ताननुनासिकः। देखो वही चीज क्रम से लिखा है, बस इसमें क्या किया है, पहले लिखा क्या, उदात्तानुनासिकः। हाँ भाई ह्रस्व, ह्रस्व भी लिखा है, हरी लिखा है क्योंकि ऊपर लिख दिया ह्रस्व भेदा, तो ह्रस्व को नीचे खींच लोगे, यानी कि कहा कि ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, वही चीज वह तो लिख रहा है, हमने एक अ में घटा दिया स्पेशली। उसी तरह से ई का भी भेद होगा, ऐसा अ का ही खाली नहीं, पूरे अचों का भेद होता है, यानी ई को भी कहोगे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक ई, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक ई, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक ई, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक ई, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक ई, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक ई, दीर्घ उदात्त अनुनासिक ई, दीर्घ उदात्त अनुनासिक ई, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक ई, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक ई, दीर्घ स्वरित अनुनासिक ई, दीर्घ स्वरित अनुनासिक ई, प्लुत उदात्त अनुनासिक ई, प्लुत उदात्त अनुनासिक ई, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक ई, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक ई, प्लुत स्वरित अनुनासिक ई, प्लुत स्वरित अनुनासिक ई। समझ में आया? इस तरह से 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18। कोई आपसे तुरंत पूछे कि 18 भेद गिनाओ, तुरंत गिना दो। ऐसे मत बोलना कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत कर दीजिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित कर दीजिए, अनुनासिक अनुनासिक कर दीजिए। ये कर सब लोग लेगा, जब पूछने वाला है वो भी जानता है, तभी पूछ रहा है। आपको गिनाना एक एक करके। समझ गया कि नहीं? समझ में आया? अब देखिए आगे, अब प्रश्न ये उठ गया, ये बताइए, आपने कहा कि आकार के 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो आपने उसका सूत्र बता दिया कि एक मात्रा को ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रा को दीर्घ कहते हैं और त्रिमात्रा को प्लुत कहते हैं, कह दिए। उसके बाद आया प्रश्न कि वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रत्येक 3 प्रकार का होगा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद से। उदात्त के लिए आपने सूत्र बता दिया उच्चैर उदात्त, अनुदात्त के लिए सूत्र बता दिया नीचैर अनुदात्त, और स्वरित के लिए सूत्र बना दिया समाहारः स्वरित। ठीक है, तो हम ये जान चुके हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या होता है, जान चुके हो ना? उदात्त कहते हैं कि तालवादी स्थानों में ऊपर के भाग में जो अच निष्पन्न होता है उस अच को उदात्त कहेंगे, उसी तालवादी स्थानों में नीचे के भाग में जो अच उत्पन्न होगा उसको अनुदात्त कहेंगे, और जिस अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व हो उस अच को हम स्वरित कहेंगे, उस अच को क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। अब कहोगे कि आपने कह दिया 9 प्रकार के अच अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते, तो अनुनासिक कहते किसे हैं? प्रश्न उठाना, अनुनासिक किसे कहते हैं? जो कि अच में रहता है, जो अच का भेद है, तो उसके लिए सूत्र बना दिए मुखनासिका वचनोनुनासिका। क्या बना दिए? ये एक संज्ञा सूत्र है, जो कि संज्ञा प्रकरण में पढ़ा गया है, तो वैसे भी संज्ञा सूत्र होगा। तो मुखनासिका वचनोनुनासिका ये क्या है? संज्ञा सूत्र। कितने प्रकार के सूत्र होते हैं? 6 प्रकार के। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। सूत्र का लक्षण, लक्षण माने स्वरूप, उसके स्वरूप 6 होते हैं। उसमें एक सूत्र है संज्ञा सूत्र, उसमें एक सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र। तो ये सूत्र संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र। यानी ये संज्ञा करेगा, ये बताएगा। संज्ञा माने नाम, संज्ञा मतलब नाम, तो ये नाम रखेगा। जैसे नाम रख रहा है अनुनासिक, ये नाम है। अनुनासिक क्या है? नाम, माने संज्ञा है। अनुनासिक क्या है? संज्ञा। संज्ञा सूत्रों में 2 चीज होता है ना, संज्ञा और संगी। तो इसमें संज्ञा क्या है? अनुनासिक। संगी क्या है? मुखनासिका वचन। जो मुखनासिका वचन होगा उसको अनुनासिक कहते हैं, जो मुखनासिका वचन होगा उसको अनुनासिक कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? जो मुखनासिका वचन, वचन माने कथन, वचन मतलब कहते ना ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है मेरा शासन, बाहुबली में मेरा वचन ही है मेरा शासन। वचन माने वाणी, बोलना। ठीक है, तो मुख नासिका वचन यानी मुख और नासिका का जो वचन, ऐसा वचन जो वचन मुख से भी आ रहा हो, नासिका से भी आ रहा हो, उस वचन को अनुनासिक कहेंगे। सिंपल सा अर्थ है कि मुख नासिका वचन को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। यानी कि जो वचन मुख से भी आ रहा हो, नासिका से भी आ रहा हो। ऐसे बहुत सारे वचन होते हैं जो केवल मुख से ही आते हैं, अथवा ऐसे बहुत सारे वचन होते हैं जो केवल नासिका से आते हैं, लेकिन हमको दोनों से निकला हुआ वर्ण चाहिए। ऐसा वचन चाहिए, ऐसा वर्ण चाहिए जो कि किससे निकला हो? मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होता हो। समझ में आया? इसलिए मुख नासिका वचन, मुखेन सहिता मुख सहिता, मुख सहिता चासौ नासिका च इति मुख नासिका, मुख नासिकया वचन है इति मुख नासिका वचन। इसका मतलब है मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण, समझे? जो मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलता हो, जो मुख के साथ, जैसे इया बोलते हो, क्या बोलते हो? म, ng,
ड़ न, ये सारे जो वर्ण है ना, ये इसको वचन भी कह सकते हैं। जो हम वचन बोल रहे हैं यहाँ ड़, ठीक है ना। तो ये जो वचन हमारा निकल रहा है, जो उच्चारण निकल रहा है, ये दोनों से निकल रहा है। आपको लग रहा है भले मुख से निकल रहा है, लेकिन ये नासिका से भी निकल रहा है। यानी इया बोलते हो तो केवल मुख से ही नहीं निकलता, नासिका से भी निकलता है। इसलिए मुख नासिका वचन है इया। इया क्या है? नासिका वचन। उसी तरह से म, ये भी मुख नासिका वचन है, यानी मुख के साथ साथ नासिका से उच्चार्यमाण है। समझ में आया? इसलिए इसको अनुनासिक कहो। इया का नाम रहेगा अनुनासिक। इया का क्या नाम रहेगा? अनुनासिक। उसी तरह अ भी है, यानी अ का लोग दो तरह से उच्चारण करते हैं। हम जो अ का उच्चारण कर रहे हैं, ये अनुनासिक अ का कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अनुनासिक। लेकिन पूर्व काल में जो हमारे प्राचीन महर्षि या वैदिक, बहुत सारी ऐसी वैदिक पद्धति है जिसमें अ का उच्चारण अ की तरह किया जाता है, ई का ई की तरह किया जाता है। माने ऐसा उच्चारण किया जाता है जिसमें मुख से भी निकल रहा हो, नासिका। तो उस वाले उच्चारण को, जो उच्चारण मुख और नासिका से कर रहा है जो व्यक्ति, उसके द्वारा उच्चार्यमाण जो वचन होगा, उस वचन को क्या कहा जाएगा? अनुनासिक। समझ में आया? कोई जरूरी नहीं कि आप अनुनासिक ही बोलिए, लेकिन चूंकि आप शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए कि अनुनासिक अ भी होता है और अनुनासिक अ भी होता है। तो यानी अ भी सही है, अ भी सही है, दोनों सही है। जो जैसा बोल रहा है बोले। समझ में आ गया ना? तो अनुनासिक का मतलब क्या हुआ? मुख नासिका वचन अनुनासिक होता है। यानी मुख नासिका वचन संज्ञी है, अनुनासिक संज्ञा है। चलिए देखो, वृत्ति में लिखा है मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाण। क्या लिखा है? मुख सहित नासिकयो में गुण है, तो उसको अलग करो। तो मुख नासिकया, क्या बोलोगे? मुख नासिकया। उच्चार्यमाण, जो वर्ण, जो वर्ण मुख नासिका से उच्चार्यमाण हो, यानी मुख के साथ साथ नासिका से उच्चार्यमाण हो। समझ में आ रहा है कुछ? जी गुरु जी। मुख सहित नासिकया तृतीय एक वचन का रूप है, जैसे रमा का रमया, उसी तरह मुख नासिका का मुख नासिकया, उससे अर्थ होगा। यानी मुख नासिका से या मुख नासिका के द्वारा, मुख और नासिका से जो उच्चार्यमाण वर्ण है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है? तो अनुनासिक समझ चुके हो किसे कहते हैं? जो मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चार्यमाण हो, उसको कहेंगे अनुनासिक। ठीक है ना? तो ये अच जो है ये अनुनासिक भी होता है और अननुनासिक भी होता है। और 9 प्रकार का पहले बांटे हैं, तो 9 प्रकार में एक अनुनासिक दे दीजिए, एक अननुनासिक दे दीजिए, तो 18 प्रकार का हो गया। अब ये मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र की वृत्ति यहीं संपन्न होती है, बस इतना ही इसका अर्थ है। मुख नासिका वचनोनुनासिका का अर्थ इतना ही है कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाण, क्या लिखा है? मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञा से, यानी मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। बस इतना ही इसका अर्थ है। अनुनासिक समझाने के लिए सूत्र आया और समझा दिया। समझ में आया? अनुनासिक किसे कहते हैं? किसे कहोगे अनुनासिक? मुख के साथ साथ नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण होगा उसको अनुनासिक कहा जाएगा। ये खत्म है अब यहाँ पे। अब देखो, इसलिए आगे लिखा है तदेवम। क्या लिखा है? तदित्थम। तदित्थम आगे, हाँ। अब तत् इत्थम, तो इस प्रकार से। अब ये पूरा निष्कर्ष बता रहे हैं। अभी तक इन्होंने क्या क्या बता दिया कि अच के कितने, अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत से 3 होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से भी 3 होता है, लेकिन प्रत्येक होता है तो 9 हो गए। और वो 9 अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार का होता है, मतलब कि 18 हो गए। अब उसी को गिना रहे हैं कि कौन कौन से अच जो है वो कितने कितने प्रकार के। तदित्थम का इत्थम माने होता है अनेन प्रकारेण इत्थम। इत्थम का मतलब इस प्रकार से। इत्थम मतलब इस प्रकार से। तत् माने जो हम पीछे सारा विश्लेषण किए वो, तत् माने वह होता है, तत् मतलब वह। तो वह इस प्रकार से, ऐसा कहना चाह रहे हैं। उसके लिए संस्कृत में बोलोगे तदित्थम। क्या बोलोगे? तदित्थम। तदित्थम का मतलब तो इस प्रकार से। क्या होगा इसका अर्थ? अ ई उ री प्रत्येकम 18 भेदा। अ ई उ री, ये प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 18। आप कह रहे हैं कि अच के ये पूरा अचों का भेद है, तो आप कहेंगे अ ई उ री, ये 4 ही अच हुए ना, बाकी छूट गए। ए ओ आई औ या रिल री ए ओ आई औ, इनको क्यों नहीं कह रहे कि इनके 18 भेद होते हैं? क्योंकि उनके 18 भेद नहीं होते हैं।
ये भी आपको आगे बताया जाएगा। अभी किसके 18 भेद हुए? अ ई उ री। अ ई उ री प्रत्येकम अष्टादश भेदा। ये प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 18। वो 18 भेद आप गिना चुके हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से अ भी 18, ई भी 18, उ भी 18, री भी 18। समझ गए? इस पंक्ति का अर्थ समझ में आया? तदित्थम का अर्थ हुआ तो इस प्रकार से अ ई उ री प्रत्येक एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेद। इन वर्णों के प्रत्येक एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेद। इन वर्णों में जो प्रत्येक है उनके कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। इन वर्ण प्रत्येक के होते हैं, ये नहीं कि पूरा चारों का गिन लोग 18 के हैं। अ के अलग 18, ई के अलग 18, उ के अलग 18, री के अलग 18। समझ में आया? आगे क्या लिखा है? हाँ, कह रहे जो अब बच गया कितना? अ ई उ री हो चुका ना, अब री बचा है। तो कह रहे हैं री वर्णस्य द्वादश। री वर्ण के 12 भेद होते हैं। री वर्ण कितने भेद होते हैं? 12। तो कहोगे भैया 6 आप बांटे थे ना, माने कि ह्रस्व के 6 भेद, दीर्घ के 6 भेद, प्लुत के 6 भेद। उसी तरह से ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक अ, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक अ, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक अ, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। ये ह्रस्व के 6 भेद थे। ह्रस्व कितने भेद थे? 6। इसी तरह दीर्घ में भी 6 और प्लुत में भी 6 6 है ना। तो अब कह रहे हैं कि री वर्ण से द्वादश मतलब किसी एक को हटा रहे हैं, क्योंकि 6 12 और 6 18। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में यदि एक को हटा दोगे तो 12 हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि री वर्ण से द्वादश। री वर्ण कितने होते हैं? 12। द्वादश मतलब 12। री वर्ण से द्वादश। तो कह रहे हैं उसमें अभाव किसका? लिख रहा है तस्य दीर्घाभावात्। क्या लिखा है? तस्य दीर्घाभावात्। यानी री वर्ण में दीर्घ नहीं होता। री को कभी ये नहीं कह सकते कि ये दीर्घ होता। समझ में आया? उसमें दीर्घ का अभाव रहता है। दीर्घाभावात् लिखा है। क्या लिखा है? दीर्घाभावात्। दीर्घ धन अभावात्। अभाव माने न रहना, तो यानी दीर्घ नहीं है किसमें? री में, इसलिए वो 12 हो गया। तो री वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभाव, उसमें दीर्घ का अभाव होता है। समझ गए? कुछ समझ में आया? अ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेद। अ ई उ इन वर्णों में प्रत्येक 18 प्रकार के होते हैं। और री वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभाव। री वर्ण जो है वो 12 प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है। ठीक है ना? आगे क्या लिखा है? हाँ, एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। कह रहे एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? एच प्रत्याहार कहाँ शुरू होगा? ए ओं के ए से शुरू होगा, अयोज के च तक जाएगा, यानी 4 वर्ण आएंगे। ए ओ आई औ। कितने आएंगे? 4। कौन कौन? ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण आएंगे। तो कह रहे एचाम अपि माने भी, एचाम अपि, एचाम अपि लिखा है ना, एचाम में म को अलग करिए, अपि। एचाम अपि माने एच में भी, क्या बोलोगे? या एचो का भी, षष्ठी है ना बहुवचन, यानी एचो का भी। क्या एचाम अपि द्वादश, ये भी 12 प्रकार के हैं। इसमें किसका अभाव होता है? लिखा तेषाम ह्रस्वाभावात्। इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, यानी कभी ए ह्रस्व नहीं होता, कभी आई ह्रस्व नहीं होता है। ए ओ आई कभी ह्रस्व नहीं होता है, और औ कभी ह्रस्व नहीं होता। ये हमेशा दीर्घ रहेंगे और चाहे प्लुत रहेंगे। समझ में आया? तब किसी को कहना हो ए इधर आओ, तो कभी ये नहीं कहते ए इधर आओ, ए इधर आओ, क्योंकि हमेशा दीर्घ का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें ह्रस्व होता ही नहीं। ए ओ आई औ में ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए ह्रस्व जब 6 हट गया तो कितने बचे? दीर्घ बचा और प्लुत बचा। तो दीर्घ और प्लुत ये किसके भेद है? एचो के। इसलिए लिखा एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। एच कितने होते हैं? 12। उसमें किसका अभाव होता है? ह्रस्व का। पंक्ति का अर्थ समझना है। देखो, हमारी बात आपको समझ में आती होगी, मुझे पता है, दिमाग में जाता होगा। घर जाके ना भूलने का रीज़न यही है कि पंक्ति का अर्थ नहीं समझे। एक एक शब्द का अर्थ समझो ना, बाद में जाने के बाद आप जब शब्द देखिए तो तुरंत अर्थ आने लगे। ठीक है ना? तो इसीलिए री वर्णस्य द्वादश, यानी री वर्ण का 12 भेद है। तस्य दीर्घ अभावात्, क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव है, इस कारण से वो 12 हो गया। और एचाम अपि द्वादश, एचों के भी 12 भेद होते हैं। तेषाम ह्रस्व, तेषाम लिखा है, तुम्हारे को तस्य लिखा है। री वर्णस्य द्वादश तस्य लिखा है, और यहाँ लिखा एच तेषाम। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है। यहाँ क्या है? तस्य तयोः तेषाम। जब रूप चलाओगे बहुवचन में तेषाम बनता है, यानी कि तेषाम, तेषाम मतलब एचाम, तेषाम एचाम, उन एचों में।
ह्रस्व का अभाव होता है, और किसका दीर्घ, किसका ह्रस्व का अभाव, इसीलिए उस एज को कितना बोलेंगे 12। यानी कि अब पूरा अच खत्म। आपने देखा अ ई उ री, इसके 18 भेद हो गए। री के आपके कितने हो गए 12, क्योंकि उसमें ह्रस्व नहीं होता है। और ए ओ आई औ के भी 12, उसमें ह्रस्व नहीं होता, री में दीर्घ नहीं होता। तो पूरा अच हो गया कि नहीं हो गया। अ ई उ री ये 4 हो गए। इसके बाद हाँ इधर री 5 और ए ओ आई औ 4, 5 4 9, अच कितने होते हैं 9। तो पूरा भेद बता दिया गया अच्छे से। कुछ समझ में आया कि अचों के किस प्रकार से भेद बताया गया, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है। अच्छा, दूसरा सूत्र आ गया, ठीक है। कौन सूत्र है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यानी कि हमने यहाँ तक वर्णों का विभाग समझ लिया। वर्णों को जो बांटा गया है ना, वो समझ गए कैसे बांटा गया। संज्ञा प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वर्ण के 18 भेद कैसे हो गए। री के कितने भेद है, कोई पूछता है कितने भेद हैं तो बता दोगे, क्योंकि पंक्ति रटे हो। अ इ उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदा, लेकिन कैसे हैं ये चीज़ ध्यान रखना। कितने हैं ये बताना इजी होता है, कैसे हैं की अपेक्षा, ठीक है। कैसे हैं में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए कैसे हैं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है केवल एंट्रेंस में, लेकिन जब विद्वत्ता दिखानी होती है तो उसको परिभाषित करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि अ के 18 भेद कैसे हैं, ठीक है ना। अब आगे सूत्र आया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या सूत्र आया। केवल आज सूत्र पर विचार करते हैं, अर्थ का कल हम लोग देखेंगे। सूत्र समझ लेते हैं क्या है। देखो ये भी एक संज्ञा सूत्र है, ये भी क्या है संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है तो संज्ञा सूत्र है, ठीक है। अब संज्ञा सूत्र है तो पूछोगे ना भैया इसमें संज्ञा क्या है, संगी क्या है। जैसे मुखनासिका वचन अनुनासिका में भी हम कह रहे थे अनुनासिक ये संज्ञा है, मुखनासिका वचन संगी है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में उकाला अच ये संगी है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये संज्ञा है। अदर्शनम लोपा में लोप ये संज्ञा है, अदर्शन ये संगी है। उसी तरह से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में सवर्णम ये संज्ञा है, तुल्यास्य प्रयत्नम ये संगी है। यानी कि तुल्यास्य प्रयत्नम को सवर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे। एकदम इजी, एकदम आसान सरल है कि नहीं है। तुल्यास्य प्रयत्नम को क्या कहते हैं सवर्णम। जो तुल्यास्य प्रयत्नम है उसी को सवर्णम कहेंगे। अब हमको ये समझना, सवर्ण तो एक नाम है, नाम में कुछ नहीं समझा जाता है। जैसे आपका नाम कुछ रख दिया गया, उसमें क्या समझना है, कुछ नहीं, आपका नाम रख दिया गया, अब नाम आप में रूढ़ हो गया है, अब आपको समझना है। जैसे दिवाकर है नाम, तो दिवाकर नाम इसका रख दिया गया, तो अब हमको दिवाकर नाम में नहीं विचार करना है, हमको इस दिवाकर पदार्थ में, इस मांस पिंड से बने हुए वस्तु में विचार करना है कि ये कौन है। उस शब्द ऐसे ही रख दिया गया संज्ञा के लिए, बुलाने के लिए। उसी तरह से सवर्ण नाम रख दिया गया, हमको ये समझना है इसका जो संगी है क्या, तुल्यास्य प्रयत्न, इसको समझना है। और तुल्यास्य प्रयत्न को समझाने के लिए पूरी वृत्ति लिखी है, सवर्ण को समझाने के लिए नहीं लिखी है। सवर्ण मतलब नाम, एक नाम है सवर्ण। सवर्ण क्या है, एक नाम है। किसका नाम है, तो तुल्यास्य प्रयत्न का। तो तुल्यास्य प्रयत्न क्या होता है ये समझ रहे हैं हम, समझ में आया। तुल्यास्य प्रयत्न में सबसे पहले देखिए दिखा तुल्य, आस्य और प्रयत्न। क्या लिखा है, तुल्य है, आस्य दीर्घ करके तुल्यास्य, और आगे प्रयत्न लिखा। तुल्य, आस्य और प्रयत्न, तीन अलग अलग शब्द कर लो। तुल्य, आस्य और प्रयत्न। आस्य का मतलब होता है मुख। आस्य का मतलब मुख। आस्य मतलब क्या होता है, मुख। और मुख में जो होता है उसको भी आस्य कहते हैं। तो मुख में क्या होता है, मुख में जैसे दांत है, मुख में क्या है, मुख हम आपको कल बताए थे ना, यहाँ से लेके यहाँ से बीच के भाग को मुख कहते हैं। मुख में क्या होता है, मुख में दांत होता है, मुख में जीभ होता है, मुख में तालू होता है, मुख में कंठ होता है ना, यही सब चीज़ मुख में होते हैं ना। मुख में ओष्ठ भी आता है, क्योंकि ओष्ठ से लेना है। होता है कि नहीं होता है। इन सबको दूसरे शब्दों में हम आस्य कहेंगे, इसी को तीसरे शब्दों में उच्चारण स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी आस्यम बराबर उच्चारण स्थानम। आस्यम बराबर, आस्य मतलब उच्चारण स्थान, आस्य मतलब उच्चारण स्थान कितने, 8 हैं। कितने हैं, 8। कंठ है, तालु है, ये सब मिला जुला के कितने हैं, 8। यानी कि ये उच्चारण स्थान। आस्य मतलब क्या हो गया, उच्चारण स्थान। अब प्रयत्न क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आप वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करने में प्रयत्न लगता है। प्रयत्न माने होता है प्रयास, प्रयत्न मतलब यत्न, और प्र उपसर्ग लगा दिया, प्रयत्न।
प्रकृष्ट यत्न, यत्न माने परिश्रम, बड़ा यत्न कर रहा है यार, ऐसा नहीं सुने हो? सुना है गुरुजी। बड़ा यत्न कर रहा है, नहीं सुने हो? तो उसी में यत्न माने परिश्रम, तो परिश्रम से जो चीज़ निकले उसको यत्न कहेंगे, यत्न से काम कर रहा है। उसी में प्रउपसर्ग लगा दिया यानी प्रयत्न, यानी प्रकृष्ट यत्न माने जिन वर्णों का उच्चारण करने में ज़्यादा यत्न लगता हो उसको कहेंगे प्रयत्न। तो ये समझो कि जो प्रयत्न होता है, प्रयत्न भी बताया जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि आज से माने उच्चारण स्थान भी आपको बताया जाएगा, अभी आज से भी आपको समझाया जाएगा क्या होता है, ये प्रयत्न भी आपको समझाया जाएगा क्या होता है। हमको ये समझना है कि आज से माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न माने प्रयत्न जो होने वाले हैं, आप ऐसा समझ करके दिमाग में कुछ है जो आगे आने वाला है जिसको हम उच्चारण स्थान कहते हैं और जिसको प्रयत्न कहते हैं। तो आज से और प्रयत्न जिसके तुल्य होते हैं, आगे देखो तुल्य लिखा है ना, यानी आज से मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर। देखो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। यहाँ पर प्रयत्न से हमको आभ्यंतर लेना है, क्या लेना है? यत्न। जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं ना तो दो प्रकार से करते हैं, एक आप आंतरिक रूप से वर्णों का उच्चारण करते हैं, एक बाह्य रूप से करते हैं। तो हमको यहाँ पर प्रयत्न, प्र शब्द की बल से हमको यहाँ पर क्या लेना है? आभ्यंतर प्रयत्न लेना है। प्रयत्न से क्या लोगे? बाह्य प्रयत्न नहीं लेना है। यानी कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके तुल्य होते हैं, जिन वर्णों के तुल्य होते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान किसी न किसी वर्ण का होगा और आभ्यंतर प्रयत्न भी किसी न किसी वर्ण का होगा, तो अन्य पदार्थ वर्ण को लेना है। यानी कि आप कहेंगे तुल्य माने बराबर है, एक समान है, आज से माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्ण का, उस वर्ण को कहा जाएगा सवर्ण। एक आपको दृष्टांत देकर के इस पाठ को यहीं पे विराम करते हैं। जैसे क एक है, क्या है? क। और एक वर्ण है अंग, क्या है? अंग छोड़िए, क ग घ, क्या है? घ। एक है क, एक है घ, घड़ी वाला घ, है ना। अब देखिए क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अभी आपको पढ़ाएंगे, अभी आप ये चीज़ नहीं पढ़े हैं तो हम आपसे उत्तर की अपेक्षा भी नहीं कर रहे। तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क का क्या होता है? कंठ होता है ना। और घ का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ के अनुसार होता है ना। तो यानी कि आपने देखा क और घ दो वर्ण, क्योंकि सवर्ण संज्ञा दो की होगी ना। सवर्ण संज्ञा हमेशा दो, हम कहते हैं कि आप इनके सवर्ण हैं, आप इनके मतलब कि सवर्ण के लिए किसी एक और चाहिए तभी आप कह सकते कि ये सवर्ण है। जब कोई रहे ही ना तो आप कैसे कहते हैं ये इसके समान है, ये इसके समान है कहने के लिए कोई दूसरा चाहिए। आप अकेले पुरुष को नहीं कह सकते ये इसके समान है, किसके समान है फिर कोई अपेक्षा करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो सवर्ण संज्ञा होती है वो दो वर्णों की होती है आपस में, तो हमको दो वर्ण लेना पड़ेगा, इसलिए हम क को ले रहे हैं और घ को ले रहे हैं। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अब आभ्यंतर प्रयत्न आप देखेंगे तो क का होता है स्पृष्ट और घ का भी होता है स्पृष्ट। अभी बताएंगे कैसे होता है, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो क का उच्चारण स्थान क्या हो गया है? कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या हो गया है? कंठ। अब क का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। घ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। तो देखिए क का जो चीज है उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, वही उच्चारण स्थान और वही आभ्यंतर प्रयत्न घ का भी है कि नहीं है। इसीलिए दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, दोनों की आपस में क्या हो जाएगी? अब आप इसी के ठीक उल्टा लेते, एक लेते हैं क, एक लेते हैं च। एक कौन सा वर्ण लेते हैं? अब क का उच्चारण स्थान क्या है? च का तालु, नाम तालु। अब देखिए उच्चारण स्थान ही भिन्न भिन्न हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो तुल्य नहीं है ना उच्चारण स्थान, हमको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य चाहिए, यहाँ तो तुल्य नहीं है, इस कारण से इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये किस तरह से सवर्ण संज्ञा होती है इसको हम लोग कल विचार करेंगे। आज इतना आपको मोटा मोटी समझ में आ गया है कि आज से मतलब होता है उच्चारण स्थान, प्रयत्न का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों के तुल्य होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। समझ गए? यही रखिए आज, इसको बंद करिए, रोक दो उसको।